हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 3 एक और वन शॉट के साथ में। हालांकि आज सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स का डे 1 होने वाला है, लेकिन 90 दिनों की इन सीरीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सब उड़ जाएगा मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स में भाई पहली यूनिट जो है वो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, जिसमें जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, कार्नोट इंजन क्या होता है, सब कुछ डिटेल में समझने के प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स। भैया थर्मो में जो एक शब्द छुपा हुआ है जिसका नाम है थर्म। थर्म माने होता है हीट, हीट माने ऊष्मा, यानी जो भी रिएक्शंस होंगी उनमें जितना भी ऊष्मा का खेल होगा भैया उसे हम लोग थर्मोडायनामिक्स कहेंगे। तो हमने बिल्कुल सरल भाषा में लिखा, ये केमिस्ट्री या फिजिक्स की वो ब्रांच है, केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलती है, फिजिक्स में भी मिलती है भाई, ठीक है। ये केमिस्ट्री या फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें किसी सिस्टम के फिजिकल या केमिकल फेज में होने वाले हीट चेंज के परिवर्तन की स्टडी की जाती है। यानी जब भी कभी कुछ, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो केमिकली हो, यानी कोई रिएक्शन हो रही है या उसे गर्म करा जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है, तो जो हीट में परिवर्तन होगा उसकी स्टडी हम लोग करेंगे थर्मोडायनामिक्स में। भैया थर्म माने हीट, डायनामिक्स माने गति, तो भैया जो ऊष्मा की गति है उसी को हम लोग कहते हैं ऊष्मा गतिकी भाई, ठीक। सबसे पहले हमें इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी, यानी इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे काम की हैं। तो भैया सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम। क्या होता है सिस्टम भाई? तो सिस्टम हर चीज अपने आप में एक सिस्टम है। जैसे ये पूरी कोचिंग अपने आप में एक सिस्टम है, ठीक। इस सिस्टम के चारों तरफ जो मकान हैं वो सारे इसकी सराउंडिंग हो जाएंगे, जो दीवारें हैं वो बाउंड्री हो जाएगी। अब छोटे लेवल पे आ जाइए, मान लिया ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, तो ये बोर्ड अपने आप में एक सिस्टम है, ये इसकी बाउंड्री हो गई। इसके इधर उधर नीचे इंगे उंगे एहे ओ जो भी कुछ है वो सब क्या है, सराउंडिंग है भाई। तो सिस्टम का मतलब सरल भाषा में होता है यूनिवर्स का वो भाग जिसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। कोचिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो कोचिंग सिस्टम हो गया, बोर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बोर्ड को देख रहे हैं तो बोर्ड सिस्टम हो गया, लाइट को देख रहे हैं तो लाइट सिस्टम हो गया। यानी ओवरऑल जिसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, इस पूरी यूनिवर्स में आप जिसे ऑब्जर्व करने लगोगे वही सिस्टम कहलाएगा भाई, ठीक। फिर दूसरा हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब होता है चारों तरफ। तो मान लिया ये पेन सिस्टम है तो इसके अलावा जो कुछ इसके चारों तरफ है वो सब सराउंडिंग है। तो सिस्टम के अतिरिक्त शेष संपूर्ण यूनिवर्स, बचा हुआ यूनिवर्स में जो कुछ है वो सब सिस्टम की सराउंडिंग कहलाएगा भाई, ठीक। फिर बाउंड्री क्या होगी, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करेगी वो बाउंड्री कहलाएगी। तो सिस्टम और सराउंडिंग को डिवाइड करने वाले पोर्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। तो आप समझ गए, जैसे मान लिया पेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये सिस्टम हो गया, ये जहां पे खत्म है ये इसकी बाउंड्री है, और इसके चारों तरफ हम लोग भी इसकी सराउंडिंग में ही आएंगे भाई, ठीक। टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। सबसे पहला होता है ओपन सिस्टम। ओपन का मतलब क्या, पूरी तरीके से खुला हुआ है कि भैया हमने क्या करा है कि पानी गर्म होने रख दिया, भगोने में ऊष्मा भी जा रही है, पदार्थ भी, पानी भी भाप बन के उड़े जा रहा है, गर्म हो रहा है पानी, धीरे धीरे करके पता लगा गायब हो गया, तो ओपन सिस्टम है। तो हमने लिखा यदि सिस्टम जो भगोना है मान लिया और सराउंडिंग जो चारों तरफ का इंतजाम है के बीच एनर्जी का ट्रांसफर तो हो, साथ ही साथ पदार्थ यानी मैटर का ट्रांसफर भी हो जाए, उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। जैसे अगर हम वाटर को बॉईल कर रहे हैं ओपन कंटेनर, किसी खुले बर्तन में अगर आप पानी उबाल रहे हो तो ऊर्जा तो जाएगी, पानी भी पता लगा भाप बन के उड़ जाएगा, तो ये ओपन सिस्टम है। दूसरा क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो, जैसे हम उसके ऊपर ढक्कन रख दें तो हीट तो इधर उधर जाएगी भैया, ठीक, लेकिन पानी नहीं जाएगा, परंतु मैटर का नहीं, इसे क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। जैसे वाटर अगर हम बॉईल करें एक क्लोज्ड कंटेनर बंद करके अगर हम उबालें तो गर्म तो होगा, हीट तो इधर उधर जाएगी, लेकिन पानी कहीं भी भाप बन के नहीं जा पाएगा, तो ये क्लोज्ड सिस्टम कहलाएगा। तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का मतलब बाबा आदमी, कोई लेना देना नहीं, बिलगित निकाय भैया, ठीक। तो आइसोलेटेड का मतलब जिसमें ना तो हीट जाएगी और ना ही मैटर जाएगा। तो इसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ना तो एनर्जी जाएगी ना मैटर, दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा, उसे हम लोग कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे अगर हम किसी थर्मस के अंदर एक गर्म पानी को भर दें तो थर्मस के अंदर भैया गर्म भी बनी रहती है, वो बाहर हीट भी नहीं आती, और चाय जितनी भरे होती है आपने उतनी ही चाय उसमें बनी रहती है, तो इसे आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग
कहते हैं भाई। ठीक, फिर हम लोगों को इसमें पढ़ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मैटर की क्वांटिटी पर निर्भर करती है। क्वांटिटी यानी मात्रा। क्वांटिटी समझते हो भैया, कितनी मात्रा है, थोड़ी है कि ज्यादा है। वजन ज्यादा है काम जल्दी होएगा, वजन कम है काम नहीं होएगा। तो जो क्वांटिटी पर डिपेंड करेंगी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। जैसे भैया यू माने इंटरनल एनर्जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एच माने एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। सर जी ये होता क्या है? तो इसी पीडीएफ में भी आपको इंटरनल एनर्जी भी पढ़ने को मिलेगी, एच एंथैल्पी भी पढ़ने को मिलेगी, सब पढ़ने को मिलेगा। वी माने वॉल्यूम आयतन हो गया, गिब्स ऊर्जा हो गई, हेल्महोल्ट्ज ऊर्जा हो गई, ये जितनी भी हैं ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो उसका उल्टा होगा, वो क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। तो जो नीचे वाली होंगी ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेंगी। किसी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जो मैटर की क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। जैसे हम लोग बताएं कौन कौन सी हो गई, तो भैया पी फॉर प्रेशर हो गया, यानी दाब हो गया, ताप हो गया, सांद्रता कंसंट्रेशन हो गई, ये सारी की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो भैया ऑब्जेक्टिव सीरीज तो हम आपको देंगे ही भाई। ठीक, लेकिन ये 90 दिनों में सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आपके पेपर ऑब्जेक्टिव हैं तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। निम्न में इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है? तो प्रेशर इंटेंसिव है, टेम्परेचर इंटेंसिव है, कंसंट्रेशन, जो विकल्प में दे रखा होगा उस पर आप टिक कर दोगे भाई। ठीक, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। अब प्रोसेस के बारे में समझते हैं। पहला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ध्यान से समझ लेना क्योंकि अभी आगे जब हम कार्नोट साइकिल वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे ये काम में आएंगे। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, नाम ही है आइसोथर्मल। थर्मल का मतलब जहां पे टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, यानी समतापी प्रक्रम हिंदी में कहते हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पर होने वाले प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, यानी समतापी प्रक्रम कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो dt का मान 0 होगा। d माने क्या? परिवर्तन। t माने टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में परिवर्तन 0 है, टेम्परेचर परिवर्तन नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। और जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो ये क्या है भैया? समतापी प्रक्रम है। तो हम कह सकते हैं कि जो t का मान है वो क्या है? कांस्टेंट है, यानी नियतांक है। तो चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, एक ही बात है। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर में परिवर्तन 0 है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात जो t है वो क्या है? नियतांक है, यानी कांस्टेंट है भाई। ठीक, फिर आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल में भैया समतापी होता है, आइसोबारिक में होता है समदाबी। समदाबी का मतलब क्या है? जिसमें दाब नहीं बदलेगा। तो हमने लिखा कांस्टेंट प्रेशर पर जो होने वाला प्रोसेस होता है उसे आइसोबारिक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं डीपी का मान 0, यानी चेंज इन प्रेशर 0 है, तो पी की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट होगी, पी इसमें नहीं बदलेगा भाई। ठीक, तीसरा अगर हम कहें तो एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक में क्या होता है भाई? एडियाबेटिक में ऊष्मा में चेंज नहीं होगा। समझिए भाई, समदाबी में दाब नहीं बदलेगा, समतापी में यानी आइसोथर्मल में ताप नहीं बदलेगा। और एडियाबेटिक का मतलब हिंदी में इसे कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, और रुद्धोष्म में ऊष्मा में बदलाव नहीं होगा। तो इस प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट यानी ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होता है, यानी चेंज इन हीट, ऊष्मा में परिवर्तन 0 होगा। कह सकते हैं कि जो ऊष्मा है वो क्या होगी? नियतांक होगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा भाई। ठीक, फिर होती है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? आइसोकोरिक का मतलब होता है समआयतनिक। आइसोकोरिक का मतलब होता है समआयतनिक, इसमें आयतन नहीं बदलेगा भाई। ठीक, तो इस प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब डीवी की वैल्यू 0 होगी, यानी बी नियतांक होगा, इसमें आयतन में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक, फिर साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइकिल का मतलब चक्रीय, जहां से शुरू करें वहीं पे आके रुकें तो साइक्लिक हो गया। यहां से शुरू करा और खूब घूमते घामते आके फिर वापस यहीं आ गए, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा, चक्रीय प्रक्रम कहलाएगा। तो वह प्रोसेस जिसके लिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है। ए से शुरू किया, बी पे गए, और बी से फिर ए पे आ गए, ए से बी और बी से फिर ए आ गए, यानी ए से शुरू किया ए पर ही खत्म किया, तो इसे साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। और ए साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा भैया? जहां से शुरू करेंगे वहां पे खत्म नहीं करेंगे। वह प्रोसेस जिसके लिए इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम नहीं होती है, डिफरेंट होती है, उसे हम लोग ए साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हमने ए से शुरू किया लेकिन खत्म बी पे किया, हमने ए से शुरू किया बी पे खत्म कर दिया, वापस आए नहीं, तो ये ए साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा भाई। ठीक है,
फिर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है भैया? तो रिवर्सिबल आप लोगों ने पढ़ रखा है कि मान लिया हम लोग बर्फ से बनाए पानी और पानी से हम लोग फिर बर्फ बना दें और सेम तरीके से बनेंगे कि जितनी तेज बर्फ से पानी बन रहा उतनी तेज पानी से बर्फ बने, तो इसे रिवर्सिबल कहते हैं, उत्क्रमणीय कहते हैं हिंदी में भाई। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? वो प्रोसेस जिसमें जो इनिशियल शुरू वाली अवस्था है और फाइनल यानी बाद वाली अवस्था है के बीच में एक रिवर्सिबल यानी इक्विलिब्रियम रहता है। इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था रहती है कि ए से जितनी तेज बी बना, बी से उतनी तेज अगर ए बन रहा है तो उसे हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ये कई स्टेप में होता है, जैसे ए से पहले A1 बना, फिर A2 बना, फिर A3 बना, फाइनली क्या बन गया? B बन गया। और फिर हम लोग चाहें तो B से फिर A3 बना, फिर A2 बना, फिर A बना और फाइनली फिर से क्या बना लिया? A बना लिया। तो जितनी तेजी से ये बने उतनी ही तेजी से अगर ये बने तो हम लोग इसे कहते हैं रिवर्सिबल और इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस भाई, ठीक है। फिर इरिवर्सिबल, भैया सीधी सी बात है, रिवर्स का उल्टा हो जाएगा। इरिवर्सिबल मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं होगी। वह प्रोसेस जिसमें चेंज केवल एक डायरेक्शन में होता है तथा इक्विलिब्रियम नहीं मिलता, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। जैसे ए से बी बन गया, इनिशियल से फाइनल स्टेट बन गई, इरिवर्सिबल प्रोसेस है भाई, ठीक। फिर आपको देखना है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट क्या है और वर्क क्या है। तो मेरी एक लाइन याद रखना भैया, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है और ऊर्जा ऊष्मा के बराबर होती है। तो यानी सरल भाषा में जो हीट है वो भी ऊष्मा जो है वो भी एनर्जी यानी ऊर्जा की ही एक फॉर्म है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट का ट्रांसफर इसके टेम्परेचर के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। जिसका जो ठंडा होगा, जैसे भैया हम लोगों ने मान लिया तवा छुआ गरम गरम, क्यों गरम लग रहा है यार? क्योंकि तवा का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 के करीब, तवा मान लिया 100 पे गरम है, तो बहुत तेजी से ऊष्मा आएगी हमारे शरीर के अंदर और हमें गरम गरम लगेगा। तो टेम्परेचर में डिफरेंस जितना होगा उस पर डिपेंड करेगा कि ऊर्जा किधर से किधर जाएगी भाई, ठीक। जब भी कभी हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम होगा, यानी किसी सिस्टम से अगर जैसे हम ये क्लास पढ़ा रहे हैं तो मेरे अंदर से ऊर्जा कम हो रही है ना, निकल रही है, तो हम उसे -Q से लिखेंगे। और अभी हम घर पे जाके बैठ के बढ़िया खाना खाएं, जूस पिएं, तो ऊर्जा हमारे अंदर आएगी, तो हम उसे +Q से लिखेंगे भाई, ठीक। ऐसे ही वर्क होता है, किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है, तो ये भी ऊर्जा का ही एक फॉर्म है। हम लोग अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर मेरे ऊपर काम करा जाए, हमें खिलाया जाए, पिलाया जाए, तो कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और हमसे काम करवाया जाए, वर्क डन बाय द सिस्टम, लेबरी करवाई जाए दिन भर, तो भैया कार्य कैसा होगा? निगेटिव कार्य होगा। धीरे धीरे हमारी ऊर्जा जो है वो खत्म होने लगेगी भाई। तो ये एक कॉन्सेप्ट है हीट और वर्क का। फिर आ गया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो हम सभी लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। किस पे आधारित होता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित होता है। क्या होता है ये? ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इस स्टेटमेंट को बहुत सारे लोगों ने गलत बताने की कोशिश करी, लेकिन फाइनली इस लॉ को जो है ठीक कर करा के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स माना गया। इसके लिए बहुत अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं भैया, ठीक। जैसे पहला स्टेटमेंट जूल ने दिया है। क्या दिया स्टेटमेंट? देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन द अमाउंट ऑफ वर्क ओवरकम एंड हीट जनरेटेड, यानी जितनी हीट उत्पन्न होगी उतना ही कार्य आप कर सकते हो, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। सरल भाषा में इन्होंने कहा है किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता। अगर स्टेटमेंट पूछेगा तब ये लिखना, वरना नॉर्मली नियम क्या है कि ऊर्जा ना उत्पन्न हो सकती है ना नष्ट हो सकती है। Q बराबर डेल्टा U प्लस W, अभी आगे आपको दिखाते हैं भाई, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई अगर बाबा टाइप का सिस्टम है, बिल्कुल निकाय अलग निकाय है, रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ऑल्दो इट में ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फ्रॉम टू अनदर, यानी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहेगी। बात सारे लोग वही कह रहे हैं घूम फिर के, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, यानी जो कुल ऊर्जा होती है वो कांस्टेंट रहती है। ये तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट क्या है? इट इज नेवर पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ मशीन, इस तरीके की मशीन बनाना असंभव है। दैट कुड प्रोड्यूस वर्क विदाउट एनर्जी, जो काम कर सके बिना किसी ऊर्जा के, कि मोटरसाइकिल लाके खड़ी कर दी भैया, उसमें ऊर्जा नहीं है, पेट्रोल कुछ नहीं है, चार्ज भी नहीं है, और उसे चला लोगे, नहीं चला पाओगे, तो बिना ऊर्जा के काम नहीं हो सकता, ऐसी कोई मशीन नहीं बन सकती है। एक स्टेटमेंट मैक्सवेल ने दिया है, व्हेन वर्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट, और हीट इनटू वर्क, जब कभी कार्य को ऊष्मा में या ऊष्मा को कार्य में बदला जाता है, द क्वांटिटी ऑफ द वर्क इज मैकेनिकली इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ हीट, तब दोनों की जो क्वांटिटी है वो यांत्रिक रूप से बराबर होती है। बिल्कुल सरल भाषा में कहें
तो किया गया कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है भाई, ठीक। फिर इंटरनल एनर्जी क्या होती है? तो भैया जितनी भी हमारे अंदर ऊर्जा है उन सब को अगर जोड़ दें तो उसे सब मिला के हम लोग कहेंगे इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। तो किसी सिस्टम की सभी प्रकार की पॉसिबल एनर्जीज के एडिशन को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी को काहे से लिखते हैं? तो यू से लिखते हैं, और ये एक एक्सटेंसिव और एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी सबको जोड़ दो, काइनेटिक, रोटेशनल, पोटेंशियल, जो एनर्जी हमारे अंदर होगी उन सबको जोड़ें, एडिटिव करें यानी एडिशन करें, तो क्या आएगी भैया? टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगी भाई, ठीक। अब मैथमेटिकल जो अभी हमने फर्स्ट लॉ लिखा उसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला होता है Q बराबर डेल्टा U प्लस W। आपने पढ़ रखा है 11th क्लास में, फिर से बताते हैं कि Q माने क्या है? Q माने है कुल ऊष्मा, ठीक। डेल्टा U माने आंतरिक ऊर्जा है, W माने किया गया कार्य। भाई अगर हमें यहां जिंदा रहना है तो नंबर एक, हमें अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। शरीर में ही ऊर्जा नहीं होगी तो पड़े होंगे, तो अपनी ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी। और दूसरा, जो बाहर का मौसम है वो ठंडा है या गर्म है, उससे लड़ने के लिए भी तो काम करना पड़ेगा। तो जो कुल ऊष्मा हमारे शरीर को दी जाएगी उसमें से कुछ हम इस्तेमाल करेंगे अपने शरीर की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में, बाकी इस्तेमाल करेंगे बाहरी वातावरण पर कार्य करने में, उससे लड़ने में। यानी पहला नियम यही तो है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न हुई ना नष्ट हुई, एक रूप से दूसरे रूप में बदल गई। जो ऊष्मा हमें मिली वो कुछ आंतरिक ऊर्जा में बदल गई, कुछ कार्य में बदल गई। यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, Q बराबर डेल्टा U प्लस W भैया, ठीक है। फिर एक टॉपिक है एंथैल्पी क्या होती है? तो एंथैल्पी बहुत आसान है भाई, एंथैल्पी को H से लिखते हैं, ठीक। और H बराबर फार्मूला क्या होता है भाई? U प्लस PV होता है। U माने क्या है? तो U आंतरिक ऊर्जा है, PV क्या है? दाब आयतन ऊर्जा है। तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर अगर है तो किसी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी यानी दाब आयतन ऊर्जा को अगर आप जोड़ोगे, ये देखो दोनों को जोड़ोगे, तो वो किसके बराबर आएगी? तो वो एंथैल्पी के बराबर होगी। ये एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है? ये इनिशियल और फाइनल स्टेट पर निर्भर करती है, बीच के रास्ते से कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। क्या होता है? Q बराबर डेल्टा U प्लस W, यानी कुल हीट का कुछ भाग इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और बचा हुआ भाग बाहरी वातावरण पर कार्य करने में खर्च हो जाता है भाई, ठीक। फिर एक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम। ये पहले चैप्टर का वन शॉट चल रहा है। कुछ लोग ये कह रहे होंगे अबे सर जी बहुत तेज करा रहे हो। भैया कुछ तेज है क्या? आराम से समझते चले जाओ। पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे फ्री में, आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और अगर थोड़ा पैसा है तो खर्च करो, हम लोगों को भी सपोर्ट मिलता है यार। जब आप कोर्स ज्वाइन करते हो तभी इतना सब हम यहाँ पढ़ा भी पाते, वरना एडसेंस से क्या बनता? कुछ पैसा नहीं बनता, ना के बराबर बनता है यार। लेकिन फिर भी लगता नहीं यार बच्चे तक कंटेंट पहुंचेगा। तो डिस्क्रिप्शन में कोर्स का भी लिंक है, ये सारी वीडियोस विद पीडीएफ सब कुछ एक जगह पे मिल जाएगा, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? बहुत सरल है भैया। मान लिया एक आदमी है ए और एक आदमी है बी और एक आदमी है सी। ए और सी की आपस में बहुत तगड़ी दोस्ती है और बी और सी की भी बहुत तगड़ी दोस्ती है। तो इसका मतलब ये लोग भी फिर आपस में दोस्त होंगे ही होंगे, क्योंकि पक्के दोस्त हैं। ये पक्के दोस्त हैं तो ये लोग भैया ये इनकी बातें इनसे करेंगे, ये इनकी बातें इनसे करेंगे, कभी ना कभी ये लोग मिल ही जाएंगे और दोस्ती हो जाएगी। तो यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। ये देखो यहाँ पे हमने चित्र बनाया है P Q R। अगर P R के साथ में इक्विलिब्रियम में है, Q R के साथ में इक्विलिब्रियम में, तो फिर P और Q भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। ये देखो इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई दो बॉडी है P और Q, किसी तीसरी बॉडी R के साथ अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल का मतलब क्या है कि ऊष्मा भैया टेम्परेचर सेम है, सरल भाषा में कह दें, तो P और Q भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। थर्म माने टेम्परेचर की बात हो रही है, ऊष्मा की बात हो रही है। ऊष्मा ज्यादा वाले भाग से कम वाले की तरफ जाएगी और तब तक जाएगी जब तक बराबर नहीं हो जाएगी। किसी बॉडी के ठंडेपन या गर्माहट की माप को ताप कहते हैं। माना P और Q दो बॉडी हैं, संपर्क में रखी हैं, तथा ऊष्मा अधिक टेम्परेचर वाली बॉडी से कम टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है जब तक कि दोनों बॉडीज के टेम्परेचर सेम नहीं होते। इस स्टेट को P तथा Q के बीच थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके पश्चात हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो किसी बॉडी का टेम्परेचर वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे आप ये ज्ञात कर सकते हो कि बॉडी अन्य बॉडीज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। यानी टेम्परेचर जब बराबर होगा तभी चीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी, अगर टेम्परेचर बराबर नहीं होगा
तो किसी ठंडी चीज को छुओगे तुम, तुम्हारी बॉडी से बहुत तेजी से ऊष्मा जाने लगेगी, तब तक ठंडा लगता है, थोड़ी देर पकड़े रहो फिर गर्म लगने लगता है। क्यों? ऊष्मा चली गई, बराबर हो गया टेम्परेचर, तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। और कोई गर्म चीज अगर तुमने पकड़ ली तो बहुत तेजी से ऊष्मा आएगी, कतई सुलगा के रख देगा मेरे भाई, वो वाला मामला है। ठीक, तो ऐसे करके पूछ लेता है जीरोथ लॉ ऑफ जो थर्मोडायनामिक्स है वो किसके कॉन्सेप्ट को बताता है? तो वो एनर्जी के कॉन्सेप्ट को बताता है, वो टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को बताता है। ये देखो, इस चित्र को भी समझ लो, ये जो चारों तरफ दीवारें बनी हुई हैं ये एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक अभी बता चुके हैं आपको ऊपर। एडियाबेटिक का मतलब ऊष्मा इनसे बाहर नहीं जा सकती है, ये इधर भी आपस में भी ऊष्मा नहीं जा रही है, लेकिन यहां से यहां आ रही है, यहां से यहां आ रही है, और जब ये दोनों आपस में है तो घूम फिर के यहां भी आएगी। तो पी और क्यू आपस में भी, भले ही बीच में यहां आपस में नहीं बदल पा रहे हैं, लेकिन इनकी मदद से बदलेंगे और तीनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे भैया। ठीक है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीबी, या फिर इसी को मेयर का फार्मूला कहते हैं। 11th क्लास में आपने मेयर का सूत्र पढ़ा होगा। क्या होता मेयर का सूत्र भैया? समझो, ये हमारे पास एक कोई बर्तन है, इस बर्तन में भैया गैस भरी हुई है और इस गैस के ऊपर रखा है एक पिस्टन। ठीक, इस पिस्टन से हम लोग क्या करेंगे? दाब को, वॉल्यूम को, इस सबको नियंत्रित करेंगे। नीचे भैया हम इसे गर्म कर रहे हैं। देखो, बहुत सरल डेरिवेशन है। इस ग्राफ को अगर आपने समझ लिया, समझ लो डेरिवेशन हो गया। देखो भैया कैसे। सबसे पहले अगर हम आपसे कहें, इसी ग्राफ को समझाते हैं, चलो भैया ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस ग्राफ को आपको समझाते हैं। देखो भैया, सबसे पहले हुआ क्या है, ये ग्राफ हमने खींचा है जब हम यहां पे थे। देखो यहां पे तो दाब कितना था? P, आयतन कितना था? V, और टेम्परेचर कितना था? T। ठीक भैया, अब हम इधर की तरफ चले, इधर की तरफ कौन बढ़ेगा? आयतन बढ़ेगा। ऊपर की तरफ कौन बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो जब हम इधर की तरफ चले तो भैया यहां पे पहले देखो दाब कितना था? P, अभी भी रहेगा। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ चलने पर V बढ़ रहा है, P थोड़ी बढ़ रहा। P तो ऊपर चलोगे तब बढ़ेगा। ठीक, अब क्या भैया, इधर की तरफ तो P बढ़ा, V भी बढ़ा, और V कितना बढ़ा? तो V बढ़ गया, मान लिया डेल्टा V। देखना मेरे भाई, यहां पर जब हमने शुरू करा है सरल, अब ये शुरू कैसे करा है? अब ये भरा हुआ बर्तन रख दिया, नाप लिया कितना दाब है। ठीक, अब दाब को कांस्टेंट रखे हुए हैं। ठीक, फिर क्या करा? बढ़ाया, अब बढ़ना शुरू करा, गर्म करना शुरू किया, तो क्या हुआ? यहां पहुंचते पहुंचते आयतन कुछ बढ़ गया। कितना बढ़ गया? डेल्टा V बढ़ गया भाई। ठीक, इसी तरीके से दोबारा ठंडा कर लिया, फिर यहीं आ गए। अब की क्या करेंगे? अब की मेरे भाई V को नहीं आयतन नहीं बदलेंगे, अब की प्रेशर को बढ़ने देंगे। कैसे बढ़ाएंगे? देखो, प्रेशर बढ़ा, बढ़ते बढ़ते यहां आ गए। कितना बढ़ गया? तो आयतन तो V ही रहेगा। ये गलत लिखा हुआ है, इसे ठीक करना, V ही रहेगा, क्योंकि भैया देखो ना, आयतन तो आपकी उतना ही रहेगा, आयतन नहीं बढ़ रहा। ऊपर की तरफ बढ़ने पे P बढ़ेगा, तो P मान लिया बढ़ के कितना हो गया? P प्लस डेल्टा P हो गया भाई। ठीक, तो इस तरीके से जब हम लोग इधर चलेंगे तो V बढ़ेगा, ऊपर चलेंगे तो P बढ़ेगा। ठीक, समझ लो डेरिवेशन हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा? हमने लिखा कि माना 1 मोल गैस है। देखिए भैया, माना 1 मोल गैस है जिसका टेम्परेचर कितना है? T। जहां से शुरू कर रहे हैं, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। इस सिचुएशन में गैस का प्रोजेक्शन A पर है। ये देखो, A पर P है, V है, T है। ठीक भाई, फिर क्या किया हमने? इस गैस को एक पॉट में पिस्टन की सहायता से बंद कर दिया, अभी आपको दिखाया, तथा पहले वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और पिस्टन को फिक्स कर दिया। यानी पहले V को हम लोग कांस्टेंट रखेंगे। जब हम लोग V को कांस्टेंट रखेंगे, जरा देखिए, ये देखो भैया, V को कांस्टेंट रखने का मतलब V नहीं बदलना। ये V इधर है और P इधर है, तो अगर V नहीं बदलना है तो हमें ऊपर चलना पड़ेगा ताकि P बदले। तो हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो P बढ़ेगा, V पे कोई फर्क नहीं आएगा भाई। ठीक, चलो देखते हैं भैया। तो हमने लिख दिया कि भैया जब ऊपर की तरफ गए A से C की तरफ, तो क्या हुआ? V में कोई परिवर्तन नहीं है, आयतन में चेंज नहीं है, मतलब जो डेल्टा V है वो कितना है? 0 है। मान ले रहे गैस का द्रव्यमान कितना है? तो 1 है। और C जो विशिष्ट ऊष्मा है वो CV लिख देंगे। क्यों CV लिख देंगे? क्योंकि आयतन नहीं बदल रहे हैं, यानी ये स्थिर आयतन की विशिष्ट ऊष्मा है। ठीक, ये जब हमने इस्तेमाल कर लिया तो हम फार्मूला लगाएंगे Q बराबर mc डेल्टा T। ठीक मेरे भाई, Q ऐसे ही रखेंगे, M का मान 1 है, C को हम CV लिख लेंगे और डेल्टा T ऐसे ही लिखा रख देंगे, समीकरण बना लेंगे 1। ठीक, हम लोग नियम लगाएंगे ऊष्मागतिकी का। क्या होता है? Q बराबर डेल्टा U प्लस का W होता है। ठीक, Q का मान कितना है बताओ? CV डेल्टा T है। डेल्टा U का मान कितना होगा? भैया जब नीचे थे तो A पे थे,
ऊपर गए तो सी पे पहुंचे, तो डेल्टा माने परिवर्तन, तो परिवर्तन कैसे निकालोगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटाओगे, तो यूसी माइनस का यूए लिख देंगे, परिवर्तन हो गया। प्लस कार्य का फॉर्मूला नहीं पता तो देखिए कार्य बराबर होता है पी डेल्टा बी, तो W बराबर पी डेल्टा बी रख देंगे, और डेल्टा बी जो परिवर्तन है आयतन में पहली कंडीशन में वो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी यूसी माइनस यूए का जो मान है वो कितना आ जाएगा, सीबी डेल्टा टी, और समीकरण क्या बना लेंगे हम, ए। समझो इस डेरिवेशन में हुआ क्या है, सबसे पहले हम लोग ऊपर की तरफ चले, ऊपर की तरफ चले तो ए से सी पे पहुंचे, तो जब ए से सी पे पहुंचे तो डेल्टा वी 0 है, डेल्टा वी 0 है, हमने m की वैल्यू कितनी मान ली 1, c को तो c भी मान लिया क्योंकि v नियतांक है, q बराबर mc डेल्टा t फॉर्मूला लगाया, मान रखा, q का मान निकाल लिया, ऊष्मागतिकी का पहला नियम लगाया, q बराबर डेल्टा u प्लस w, q का मान जो निकाला वो रख दिया, w बराबर p डेल्टा b, लेकिन डेल्टा v 0 है क्योंकि पहली कंडीशन में आयतन नियत ले रहा है, तो ये 0 है तो 0 हो गया, तो यूसी माइनस यूए का मान आ गया, यानी हम लोग पहली बार यहां से यहां चले गए। अब की किधर जाएंगे, अब की यहां से यहां जाएंगे, ए से बी पे जाएंगे, जब ए से बी जाएंगे हम लोग, ये देखिए अब पिस्टन को मूव करने देते हैं परंतु प्रेशर को चेंज होने, अब की प्रेशर को चेंज होने देते हैं, तब पॉइंट ए से बी तक वॉल्यूम में इंक्रीज डेल्टा वी है, प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे, वॉल्यूम को बढ़ाएंगे, देखो लिखा हुआ तथा प्रेशर क्या है, तथा प्रेशर कांस्टेंट है, ये देखो भैया पहले हम लोग ऊपर गए तो v कांस्टेंट था, p बढ़ रहा था, अब की उधर जा रहे हैं, उधर जाएंगे तो अब की क्या बढ़ेगा, v बढ़ेगा, p कांस्टेंट होगा, तो हमने लिख दिया भैया p कांस्टेंट मतलब डेल्टा p 0 होगा, m की वैल्यू फिर से बन ले ली, c की वैल्यू फिर cp हो गई क्योंकि अब की p कांस्टेंट है, फिर फार्मूला लगाया q बराबर mc डेल्टा t, m का मान फिर एक रख दिया, c को cp रख दिया, डेल्टा t रख दिया, q फिर से निकल आया, फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाया, Q बराबर डेल्टा U प्लस W, Q का मान CP डेल्टा T रख दिया, अब की A से C पे नहीं A से B पे गए तो UB माइनस UA आएगा, प्लस W का मान फिर से P डेल्टा B रखा, लेकिन भैया आपकी डेल्टा P 0 है, डेल्टा B 0 थोड़ी है, तो ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो हमने इसे भेज दिया इधर, तो UB माइनस UA का मान आ गया CP डेल्टा T और माइनस का P डेल्टा B आ गया, ठीक, समीकरण हो गई। अब इक्वेशन नंबर दोनों देख लीजिए, एक इक्वेशन में भी हमने डेल्टा यू आंतरिक ऊर्जा का मान क्या होगा, कुल ऊर्जा को ही आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, तो सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा तो बदलेगी नहीं, तो एक आंतरिक ऊर्जा देखो ये आई है यूसी माइनस यूए सीबी डेल्टा टी समीकरण 2 में, और एक आंतरिक ऊर्जा देखो ये आई है यूवी माइनस, दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर करेंगे तो उसमें सीबी डेल्टा टी है, इसका मान सीपी डेल्टा टी माइनस का पी डेल्टा बी है, ठीक भैया ये देखो। अब क्या करेंगे, यहां भी डेल्टा टी, यहां भी, तो यहां भी बना लेंगे, हम लोगों ने गैस समीकरण पढ़ी हुई है, पीबी बराबर आरटी होता है, पीबी बराबर क्या होता है आरटी, तो अगर डेल्टा लगाओगे तो पी डेल्टा वी बराबर क्या होता है आर डेल्टा टी, यहां रख देंगे तो आएगा सीबी डेल्टा टी बराबर सीपी डेल्टा टी माइनस का आर डेल्टा टी, और डेल्टा टी कॉमन होके क्या हो जाएगा कैंसिल, तो अगर हम इसे भेज दें इधर और इसे इधर ले आए तो आर बराबर हो जाएगा सीपी माइनस का सीवी, यही मेयर का फॉर्मूला है, सीपी माइनस सीवी बराबर आर। कुछ लोग कहेंगे बहुत कठिन है, अब कुछ कठिन नहीं है, सबसे पहले आप ग्राफ को समझो, एक बार v कांस्टेंट तो ऊपर जा रहा है p बढ़ेगा, एक बार p कांस्टेंट इधर जा रहा है तो v बढ़ेगा, फिर q बराबर mc डेल्टा t से q निकाल लिया, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाया, q बराबर डेल्टा u प्लस w, उससे हम लोगों को दोनों UC माइनस UA और UB माइनस UA मिल गया, दोनों आंतरिक ऊर्जाएं हैं, दोनों को बराबर रख दिया, बराबर रख दिया, PV बराबर RT रख लेंगे, और जब RT रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा CP माइनस CV बराबर आर, यही मेयर का सूत्र है भाई, ठीक। फिर अपने पास आ गई कार्नोट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में आ सकती है, क्या होती है कार्नोट थ्योरम, आइए देखते हैं। देखो भैया कार्नोट साइकिल की स्टडी, कार्नोट साइकिल क्या है, इस तरीके का एक चक्र है जो कार्नो नाम के वैज्ञानिक ने दिया है, अभी आगे आपको दिखाएंगे। तो भैया जब कभी कार्नोट चक्र की हम लोग ने स्टडी करते हैं तो जो रिजल्ट है वो कार्नोट थ्योरम का नाम दिया गया, यानी जब हम लोग इस चक्र को पढ़ेंगे, जो अभी हम आगे आपको दिखाएंगे, तो जब हम लोग इसकी स्टडी करेंगे तो जो मिलेगा उसे ही हम लोग कार्नोट थ्योरम कहते हैं। इस थ्योरम के अनुसार हीट इंजन की इफिशियंसी समझते हो क्या होता है, इफिशियंसी का मतलब होता है काम करने की क्षमता, दक्षता, बहु हमारी गृह कार्यों में दक्ष है, उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, बहु अच्छी मिल गई मेरे भाई, तो इसका मतलब जो भी इंजन होगा, कोई भी अगर हीट इंजन है जो काम कर रहा है, चाहे वो
पुराने जमाने में नहीं चलते थे भाप वाले इंजन, उस इंजन की बात कर सकते हो, या कोई भी इंजन, चाहे वो गाड़ी के इंजन की बात करो, डीजल इंजन की बात करो, कोई भी अगर इंजन है तो उसकी जो इफिशियंसी होगी वो केवल सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यह वर्किंग सब्सटेंस पर डिपेंड नहीं करती। समझो, इन्होंने बताया कि भैया सोर्स जहां से ऊष्मा मिल रही है, मान ले रहा है उसका टेम्परेचर T1 है, और जहां ऊष्मा बर्बाद हो रही है उसका टेम्परेचर T2 है, तो इन पे केवल इफिशियंसी डिपेंड करेगी कि ऊष्मा मिल कहां से रही है, खर्च कहां हो रही है, बीच में मटेरियल कौन सा है, सब्सटेंस कौन सा, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये कार्नोट थ्योरम है। यानी इसे अगर सरल भाषा में लिखें तो अगर दो हीट इंजन एक जैसे हैं और दोनों को सेम सोर्स है, सेम सिंक है, सेम टेम्परेचर मिल रहा है, सेम टेम्परेचर बर्बाद हो रहा है, तो वो उनकी इफिशियंसी सेम होगी, यानी एक जैसा ही काम करेंगे भाई। ठीक, थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, जिसे केल्विन ने दिया था भैया, तो केल्विन ने बताया कि भैया थर्मोडायनामिक स्केल पर टेम्परेचर को थीटा से लिखते हैं। ये देखो लिखा हुआ थीटा से लिखते हैं भाई। तो अगर मान लिया जो अभी हमने क्या कहा, सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक जहां पे ऊर्जा बर्बाद हो रही है उसका टेम्परेचर T2 है, लेकिन अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक स्केल की तो केल्विन ने कहा इसे T1 से नहीं बल्कि θ1 से लिखो, इसे θ2 से लिखो। तो हमने लिख दिया, अगर सोर्स का टेम्परेचर θ1 है, सिंक का टेम्परेचर θ2 है, तब जो इफिशियंसी होगी, इसे लिखना सीखो, n को लिख के टांगे खींच देते हैं, इसे दक्षता कहते हैं, और इफिशियंसी होगी θ1 माइनस का θ2 बटे में θ1। ये कार्नोट इंजन की दक्षता होती है। विकल्प में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे कह देगा सोर्स का टेम्परेचर इतना है, सिंक का टेम्परेचर इतना है, इफिशियंसी बताओ। अगर परसेंटेज में इफिशियंसी पूछेगा तो इसकी हम लोग 100 से गुणा कर देंगे, नॉर्मली पूछेगा तो ये फार्मूला होता है कार्नोट इंजन की इफिशियंसी के लिए भाई। ठीक, ईटा विल बी 100% अगर θ2 0 हो जाए। θ2 क्या है बताओ, θ2 सिंक का टेम्परेचर है। सर जी सिंक क्या होता है, घर में तुम्हारे सिंक है, कूड़ा कबाड़ बर्तन सब बचे हुए उसी में डालते हो ना, वैसे ही सिंक वो है जो फालतू ऊष्मा को ले लेगा। तो अगर सिंक का टेम्परेचर 0 हो जाए, कोई ऊष्मा उसमें ना जाए, इसका मतलब पूरी ऊष्मा आपने इस्तेमाल कर ली, तो भैया जो इफिशियंसी होगी वो क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। आप यहीं पे निकाल सकते हो कि अगर θ2 का मान रख दो 0 तो क्या θ1 से θ1 कैंसिल, यानी इफिशियंसी 1 हो गई। और अगर इसे परसेंटेज में बदलना तो 100 से गुणा कर देंगे, देख लो 100% हो गई। तो अगर कोई भी ऊष्मा जो आपको मिली है वो खराब नहीं हो रही है तो आपकी इफिशियंसी क्या है, 100% है भैया। और कोई भी इंजन 100% इफिशियंसी नहीं दे सकता है। इट इज इम्पॉसिबल। अभी सेकंड पार्ट में जो आपको दूसरा इसका पार्ट आएगा, जिसमें जो दूसरी यूनिट हम आपको वन शॉट कराएंगे, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन हीट इंजन, ऐसा इंजन बनाना असंभव है, विच कैन कन्वर्ट ऑल द हीट इनटू वर्क, जो पूरी की पूरी हीट 100% ऊष्मा को कार्य में बदल दे, ऐसा इंजन बनाना असंभव है। सीधी सी बात है। ठीक, फिर एंट्रोपी एक टॉपिक है। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। अभी हम बिल्कुल सावधान होकर खड़े हो जाएं, एंट्रोपी कम है, अभी हम नाचने लगे तो एंट्रोपी बढ़ गई, तो डिसऑर्डर बढ़ना एंट्रोपी का बढ़ना होता है। अभी हमने आपको बताया किसी कार्नोट साइकिल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ईटा बराबर होता है, जो इफिशियंसी होती है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होती है। Q माने क्या है, ऊष्मा है, या फिर टेम्परेचर लिख लो, T1 माइनस T2 अपॉन T1 होती है। केल्विन के टर्म में लिखेंगे तो इसे थीटा लिखेंगे, नॉर्मली T1 T2 ही चलाएंगे भाई। ठीक, अगर हम इन दोनों को बराबर करें, अलग अलग करके लिखें, तो Q1 के नीचे आएगा, Q2 के नीचे आएगा, T1 के नीचे आएगा, T2 के नीचे आ जाएगा, ये तो हो जाएगा कैंसिल, बन हो गया ना, माइनस भी कैंसिल, तो क्या बचेगा, Q2 अपॉन Q1 बराबर T2 अपॉन T1। बन एक तरफ कर लो तो हम कह सकते हैं Q2 अपॉन T2 बराबर है Q1 अपॉन T1 के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 1 और 2 बराबर है, जो 1 है वही 2 है, इसका मतलब बदल नहीं रहा, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो Q अपॉन T है वो कांस्टेंट होगा। अरे कैसे कांस्टेंट होगा, क्यों, क्योंकि अगर Q अपॉन T नहीं बदल रहा तो जो 1 होगा वही 2 होगा, क्योंकि बदल ही नहीं रहा है, वही 3 होगा, चाहे 10 मान निकाल लो। जब वो कांस्टेंट है तो इसका मतलब 1 2 बराबर होंगे, तो 1 2 को हटा के कांस्टेंट लगा दिया। ये जो Q अपॉन T है इसे ही हम लोग एंट्रोपी कहेंगे। अतः किसी सिस्टम के द्वारा रिलीज की गई हीट यानी Q और टेम्परेचर यानी T का जो रेशियो होता है उसे कांस्टेंट कहते हैं, और वो कांस्टेंट ही कहलाता है एंट्रोपी। ठीक, अतः S बराबर हो जाएगा Q अपॉन T, जहां पे जो S है वो क्या है, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है। अगर हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो एंट्रोपी किसी सिस्टम के डिसऑर्डर को बताती। गैस के अगर अणु है बहुत जल्दी जल्दी गति करते हैं तो गैसों की एंट्रोपी बहुत ज्यादा होगी। ठोसों के अणु व्यवस्थित रहते हैं तो ठोसों की एंट्रोपी बहुत
कम होगी भाई। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्लासियस ने एक स्टेटमेंट दिया, यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है? तो दो ही है, या तो सिस्टम है या इसके चारों तरफ सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग की अगर हम एंट्रोपी जोड़ देंगे तो वो पूरी यूनिवर्स की एंट्रोपी मिल जाएगी भाई। ठीक, फिर एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहां पे हमने लगा दिया है, हालांकि चलो ठीक लग गया, ये अगली यूनिट का टॉपिक है, लेकिन चलो यहीं कवर कर देते हैं। थर्ड लॉ क्योंकि एंट्रोपी से कनेक्टेड है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, प्रत्येक परफेक्टली क्रिस्टलाइन बॉडी की जीरो टेम्परेचर पर एंट्रोपी जीरो होती है। यानी अगर टेम्परेचर जीरो कर दें, लोग कहते हैं जीरो पे बर्फ जम गई, तो अगर टेम्परेचर जीरो कर दें तो सारे अणु रुक जाएंगे, और जब रुक गए तो व्यवस्था बढ़िया हो गई, तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ये ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम है। तो शून्य भी पढ़ लिया आपने कि अगर ये और ये साम्यावस्था में, ये और ये, तो दोनों आपस में साम्यावस्था में होंगे। प्रथम भी पढ़ लिया आपने, Q बराबर क्या होता है? डेल्टा U प्लस W के। तृतीय भी आपने पढ़ लिया कि अगर टेम्परेचर जीरो कर दोगे तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी? जीरो, बिल्कुल व्यवस्थित हो जाएंगे, सब जम जाएंगे। सेकंड वाला आपको दूसरे पार्ट में, क्योंकि दूसरे पार्ट में भी बहुत कुछ है, क्लासियस क्लैपेरॉन इक्वेशन वगैरह, तो वो सब आपको कराएंगे भैया। ठीक, यूज ऑफ थर्ड लॉ, ये एक डेरिवेशन है, इसे जरा देखिए भैया। थर्ड लॉ की हेल्प से किसी सब्सटेंस के T केल्विन पर एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हमने आपको बताया कि टेम्परेचर जीरो तो एंट्रोपी जीरो, ये थर्ड लॉ कहता है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। अब टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब अगर गर्मी बढ़ाओगे, किसी को भी गर्मी आगे लगाओगे तो वो कूदा घूमेगा, मतलब एंट्रोपी बढ़ेगी। तो हम एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी मदद से। कैसे करेंगे? तो भैया सेकेंड लॉ होता है ds बराबर dq अपॉन टी। एंट्रोपी ds बराबर dq अपॉन टी, अभी हमने q अपॉन टी को s के बराबर रखा भी है, वही सेकंड लॉ है। ठीक, तो ds बराबर dq अपॉन टी, ये सेकंड लॉ है। और cp बराबर होता है विशिष्ट ऊष्मा dq अपॉन dt। यहां से हम dq का मान निकाल लेंगे, तो dq बराबर क्या हो जाएगा? cp dt हो जाएगा। तो हम यहां पर रख देंगे भैया, यहां पर रख देंगे, तो ds बराबर क्या हो जाएगा? cp dt, और बटे में क्या हो जाएगा? t। ds बराबर cp dt बटे में t। अब यहां सारे मैथ वाले बच्चे हैं, फिजिक्स पढ़ाने का यही मजा है। 1 अपॉन टी को लिख सकते हैं हम d log t। अरे भैया 1 अपॉन x का क्या होता है? log x होता है। तो वैसे ही dt अपॉन t को क्या लिख सकते हैं? d log t। बहुत आराम से लिख दिया। 12th में आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सब पढ़ा हुआ है। इसका हम लोग इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे। जब समाकलन करेंगे तो लिमिट लगा के समाकलन करेंगे भैया। मैथ वाले बच्चों के संग में यही बढ़िया, कुछ बताने नहीं है भाई। ठीक, तो भैया इसका हमने समाकलन कर दिया, लिमिट लगा दी जीरो से एंट्रोपी s। अब टेम्परेचर जीरो था तो एंट्रोपी भी क्या थी? जीरो थी। टेम्परेचर T हो गया तो एंट्रोपी S हो गई, इसलिए जीरो से हमने S लगा दिया, और इधर Cp तो कांस्टेंट है, यहां पे भी लगा देंगे जीरो से T। ठीक है भैया, टेम्परेचर जीरो, एंट्रोपी जीरो, टेम्परेचर T, एंट्रोपी S हो गया भैया, सीधी सी बात है। तो अगर हम इसकी लिमिट रखेंगे तो भैया लिमिट रखोगे S की जगह तो S आएगा, माइनस का जीरो आएगा। जीरो जब होगा तो एंट्रोपी जीरो हो जाएगी, तो S की वैल्यू आ जाएगी Cp 0 to T d log T। सबको पता है, पूरे की बात करें तो इंटीग्रेशन से D खत्म हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इंटीग्रेशन से D खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? S बराबर Cp log T बचेगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ बताएंगे। देखो भैया S बराबर Cp इंटीग्रेशन में D log T। अब हमने क्या लिखा? अतः एंट्रोपी को T टेम्परेचर, ये देखो T टेम्परेचर अगर हमें पता चल जाए, log T में भी T चल रहा है, T टेम्परेचर पता चल जाए, Cp की वैल्यू हमें पता चल जाए, तब हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम Cp और T के बीच में ग्राफ खींच देते हैं। देखो भैया ये Cp और log T के बीच में ग्राफ खींचा, और सबको पता है कि अगर कोई ग्राफ खींचा जाए तो उस ग्राफ के नीचे की जो वैल्यू, उसका नीचे का जो एरिया होता है, जो नीचे का क्षेत्रफल होता है, वही उसकी वैल्यू के बराबर होता है। तो अगर इन दोनों के बीच ग्राफ खींचा है तो मतलब एंट्रोपी मिलेगी। कब मिलेगी? जब हम इस ग्राफ के नीचे, जो भी जो ग्राफ, इस ग्राफ के नीचे का एरिया अगर निकाल लें तो हम एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं भैया। ठीक, तो थर्ड लॉ की मदद से हम लोग ग्राफ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल की बात करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन से D खत्म हो जाएगा, तो S बराबर Cp log T आ जाएगा भैया। ठीक है, लास्ट में कार्नोट साइकिल क्या होता है ये भी समझ लो, बहुत आसान है ये भैया। कार्नोट साइकिल क्या है? ये एक हाइपोथेटिकल हीट इंजन है। हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक है, आदर्श है, क्योंकि इसमें 100% हीट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक, जैसे अगर हम लोग कहें कि भैया जो डीजल इंजन होते हैं पुराने जमाने के कबाड़, तो वो बहुत डीजल इस्तेमाल करते थे, तब जाके कहीं जाके 55% 60% तक दक्षता दे पाते थे। पेट्रोल वाले जो है वो थोड़ा सा और अच्छा देने लगे,
और जो इलेक्ट्रिक वाले हैं वो हम 90-95% तक दक्षता दे देते हैं। जो कोयले वाले चलते थे वो तो 35% 40% ही काम करे, कोयला फुकरा अंधाधुंध, और काम जो चलना है कुल मिला के, क्योंकि बहुत सारी हीट में कन्वर्ट हो रहा है, आग उत्पन्न हो रही है, गर्मी उत्पन्न हो रही, शोर कर रहे हैं, वो सब आएगा तो उसी में से भाई। ठीक, तो कार्नोट एक हाइपोथेटिकल हीट इंजन है, काल्पनिक, जिसे सोडी कार्नोट ने बनाया था। यह हीट इंजन साइकिल में वर्क करता है, यानी चक्र में काम करेगा, तथा हीट के मैक्सिमम वर्क में चेंज को बताता है, यानी पूरी ऊर्जा को काम में बदल सकते हैं। ये बताते हैं भाई क्या क्या इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक गैस होती है। गैस का जो नीचे का हिस्सा है वो कंडक्टिंग है, यानी कंडक्टिंग का मतलब इसमें ऊष्मा आ जा सकती है, मतलब इसे कहीं रख के गर्म कर सकते हैं। ठीक, ये क्या है, ये सोर्स है, सोर्स का टेम्परेचर T1 है, जिसका टॉप कैसा है, कंडक्टिंग है। अभी बताया सोर्स से हमें ऊष्मा मिलेगी, तो अगर हमें इस गैस को ऊष्मा देनी है तो इसका टॉप कंडक्टिंग है, इसका बॉटम कंडक्टिंग, उठा के इसके ऊपर रख देंगे तो इसे ऊष्मा मिलने लगेगी, मामला बढ़ने लगेगा। ये एक नॉन कंडक्टिंग स्टैंड है, जब हमें ऊष्मा से हटाना होगा तो इसे उठा के इसके ऊपर रख देंगे, स्टैंड पे कोई ऊष्मा नहीं मिलेगी। फिर ये एक सिंक है, सिंक क्या होगा, जहां बची हुई ऊष्मा जाएगी, इसका टॉप भी कंडक्टिंग है, जो बची हुई ऊष्मा होगी वो कंडक्टिंग टॉप से इसके अंदर चली जाएगी, इसका टेम्परेचर T2 है भाई। ठीक, बस काम हो गया, कोई बहुत कठिन काम नहीं। ये देखो ग्राफ है, ग्राफ की शुरुआत A से करेंगे। देखो सबसे पहले A है, ठीक, उठा के कहां रख दोगे, सोर्स पे, सोर्स पे रखोगे, ऊष्मा मिलने लगेगी, ऊष्मा मिलेगी, फैलेगा तो एक्सपेंशन होगा। लेकिन टेम्परेचर आइसोथर्मल आपको बता चुके हैं, टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पे अगर टेम्परेचर T1 है तो यहां पर भी टेम्परेचर T1 ही रहेगा, आइसोथर्मली एक्सपेंड करेगा ये, और प्रेशर कितना हो जाएगा, P1 से P2 हो जाएगा, आयतन V1 से V2 हो जाएगा। फिर उठा लेंगे, उठा के कहां रख देंगे, फिर स्टैंड पर रख देंगे, नॉन कंडक्टिंग, जहां कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है उसे एडियाबेटिक कहते हैं। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा भैया। ठीक, जब एडियाबेटिक होगा तो आपकी समतापी तो है नहीं, एडियाबेटिक है तो टेम्परेचर T1 से T2 हो जाएगा, प्रेशर P3 हो जाएगा, वॉल्यूम B3 हो जाएगा। फिर उठा के कहां रख देंगे मेरे भाई, उठा के रख देंगे सिंक पे, सिंक पर रख देंगे, बचा हुआ जितना इंतजाम है वो सब फालतू की ऊष्मा जाने लगेगी उसमें, और जब जाएगी तो फिर वही वाली बात है, आइसोथर्मली जाएगी, तो टेम्परेचर तो T2 ही रहेगा, प्रेशर P4 हो जाएगा, वॉल्यूम B4 हो जाएगा, और आखिरी में फिर से उठा के स्टैंड पर रख देंगे, जिससे एडियाबेटिकली फिर कंप्रेशन होगा और वापस हम लोग उसी साइकिल पर पहुंच जाएंगे। तो यही कार्नोट साइकिल है, एक एक करके हमने लिख दिया है। मान लेते हैं सिलेंडर में 1 मोल गैस है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, यानी कोई घर्षण नहीं है, प्रेशर P1 है, T1 है, B1 है। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। क्या करेंगे, सिलेंडर को सोर्स पर रखेंगे, पिस्टन को मूव करने देंगे, टेम्परेचर T1 पर गैस का एक्सपेंशन B1 से B2 हो जाएगा। ये देखो जो बताया वही लिखा हुआ, B1 से B2 PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी, और कोर्स अगर ले रखा है तो यहीं पे अपलोड हो जाएगी अभी रात में। ठीक, तो B1 से B2 हो जाएगा, यही सब लिखा हुआ जो चित्र में है भैया। ठीक, फिर क्या करेंगे बताओ, फिर उसके बाद एडियाबेटिक, अब उसे उठा के नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर रख देंगे, स्टैंड पर रख देंगे तो एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक का मतलब रुद्धोष्म, ऊष्मा नहीं बदलेगी, T तो बदल ही सकता है, तो T1 से T2 हो जाएगा। फिर कहां रखेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए उसे उठाकर कहां रख देंगे, सिंक पर रख देंगे, सिंक पर रख देंगे तो फिर से ऊष्मा सिंक में जाने लगेगी, वॉल्यूम बदलेगा, टेम्परेचर मेरे भाई आइसोथर्मल है तो नहीं बदलेगा, और आखिरी में उठा के कहां रख देंगे, दोबारा से नॉन कंडक्टिंग स्टैंड पर रख देंगे। तो एडियाबेटिकली फिर से भाई एडियाबेटिक है, मतलब टेम्परेचर बदल सकता है, फिर से T2 से T1 हो जाएगा बढ़कर, और इस तरीके से यह पूरा साइकिल काम करेगा मेरे भाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं यह पूरा वन शॉट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है कमेंट करके बताओ। 90 दिन 90 वन शॉट लाने की कसम खा रखी है, 1 मिलियन का टारगेट है मेरे भाई। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, सब कुछ आपको बहुत मेहनत लग रही है भैया, एक एक वन शॉट को रिकॉर्ड करने में भी, एडिट में भी, अपलोड में भी, और साथ ही साथ ये पूरी PDF भी हम ही ने लिखी है बैठ के, तो रिसर्च लगती है दिन भर, तब जाके एक वन शॉट पढ़ पाता। तो इन सारी वीडियोस को प्यार दो। पेपर अगर आपके ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के हैं, तो ऑब्जेक्टिव सीरीज कंटिन्यू रहेगी। कल से आपको वीडियोस मिलेंगी, अलग टाइम पे मिला करेंगी, शाम को 9, साढ़े 9, 10 बजे। 90 दिन तक हम ये 90 वन शॉट डालेंगे, कसम खा ली। क्या होगा हमें नहीं पता, कितना आप प्यार दोगे वो भी नहीं पता, लेकिन ओवरऑल हमें 90 दिन तक अपने बच्चों के लिए 90 वन शॉट डालने हैं। चाहना तो सपोर्ट के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर लो, जहां पर ये सारी वीडियो, सारे PDF आपको देते रहेंगे। बाकी बहुत सारा और भी कंटेंट पड़ा हुआ है, एक सपोर्ट भी बनता है, और उसके अलावा जितनी ऑब्जेक्टिव सीरीज है वो भी कंटिन्यू रहेगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, ये सारे लिंक PDF सब वहीं पर आपको मिल जाएंगे। चलिए सर, थैंक यू।